अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जरी बहुत अच्छी तकनीक और सुविधा के साथ की जाती है, जिसमें मरीजों को अच्छी क्वालिटी के साथ कम खर्च और न्यूनतम सीमा में रिकवरी करने में आसानी होती है। ग्वालियर सहित आसपास के जिलों में भी आम लोगों को कम खर्च पर आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल विश्व स्तर की विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। इसी कड़ी में स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम ने लेप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर गोकर्ण मांझी से खास बातचीत की और लेप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जरी की विशेषताओं, आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल द्वारा इलाज में मिलने वाली तकनीक की सुविधाओं और इलाज के बारे में जानकारी ली। तो आप भी देखिए लेप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है, इसमें इलाज कैसे होता है और आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं आरजेएन स्पेक्ट्रा में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर गोकर्ण मांझी से। जहां गोकर्ण मांझी आरजेएन अपोलो के लिए काफ़ी ईमानदार और जुझारू डॉक्टर के रूप में भी जाने और माने जाते हैं। डॉक्टर मांझी से जानकारी लेंगे, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, किस प्रकार की सर्जरी ये करते हैं और उस सर्जरी से आम नागरिक जो हैं या जो मरीज हैं उन्हें क्या फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 में। नमस्कार स्वदेश की सभी टीम स्वदेश को देखने वाले सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर गोकर्ण मांझी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल एट ग्वालियर में, और मैं यहाँ पर मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंड बैरियाट्रिक सर्जरी करता हूँ। मैं 2005 में एमबीबीएस पास आउट करके फिर मैंने एमएस किया था। 2009 में मेरा एमएस कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरी मैग्नेंस मिनिमल एक्सेस सर्जरी में 8 फेलोशिप हैं और अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स इसका भी मैं एकमात्र ग्वालियर से एक अकेला ही फेलो हूँ, फेलोशिप ली है मैंने, वहाँ से मेंबरशिप हूँ। और तब से लगभग 15 साल के ऊपर हो गए हैं जब से मैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी कर रहा हूँ। स्पेशली लेप्रोस्कोपिक सभी सर्जरियाँ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ग्वालियर में, जिसमें हम लोग गाल ब्लैडर, पित्त की थैली की सर्जरी हो गई, हर्निया की सर्जरी हो गई, आंत की अंदर की सर्जरियाँ हो गई, आंत की जितनी सर्जरियाँ होती हैं, और मोटापा जो होता है उनको पतला करने की सर्जरी हो गई, और कभी कई एमरजेंसी भी हो जाती हैं, कोई गन शॉट वगैरह ऐसे इंजरी टाइप के आ जाते हैं, तो उनकी भी सर्जरी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सर, गाल ब्लैडर आपने बताया, गाल ब्लैडर एक्चुअली में होता क्या है सर? गाल ब्लैडर कोई बीमारी नहीं है, अपना एक ऑर्गन है। तो जैसे अपना सबके पास सभी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गाल ब्लैडर भी, गाल ब्लैडर पित्त की थैली। तो जो पित्त जो लीवर में बनता है पित्त, उसको वो स्टोरेज का रिजर्वोयर का काम करता है। 30 से 50 ml वगैरह इसमें इसकी कैपेसिटी होती है। तो लीवर जो है जो बाइल को सीक्रेट करता है, वो एक नली के थ्रू, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, स्पेशली फैटी डाइट लेते हैं, तो उस टाइम पे वो स्क्वीजिंग होकर ना वहाँ से बाइल को आंत में छोड़ देता है। तो गाल ब्लैडर का ये फंक्शन होता है, ठीक है। कभी कभी उसके फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ जाता है, कुछ कमी आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन है उसकी बीमारी है वो उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो स्टोन फॉर्मेशन की वजह से, स्टोन मतलब सर पथरी कहा जा सकता है? जी हाँ, पथरी, जिसको हम मेडिकल शास्त्र में कोलिलिथियासिस बोलते हैं। तो पथरी की वजह से उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पथरी के ये जो बीमारियां हैं किस प्रकार की बीमारियां हैं? हाँ, जैसे कि उसमें सबसे पहले तो जैसे इन्फेक्शन उसमें हो जाता है या रुकावट हो जाती है उसकी। जैसे वो उसमें गाल ब्लैडर से बताया था मैंने कि वो स्क्वीजिंग करके बाइल निकलता है उसमें, तो वो बाइल नहीं निकल पाता, उसमें इकट्ठा ही नहीं पाता, तो उसमें म्यूकोस बन जाता है, तो म्यूकोसिल जिसको बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके फिर होने लगते हैं पेशेंट को। दर्द के अलावा कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं सराउंडिंग, वो पस बन जाती है। और अगर उसमें से पथरी माइग्रेट होकर नली या आंत के पास आके वहाँ पर रुकावट हो गई, तो उसमें कोलेंजाइटिस और पेंक्रेटाइटिस, दो एक सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, वो उनकी संभावना रहती है। दूसरा ये होता है, अगर सिंगल स्टोन है, 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा है, 25 mm से बड़ा है, और बहुत 10-12 साल तक वो रह रहा है, तो उसको कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। जो आम जनता होती है सर, अगर गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन आ गया, आम जनता जो मरीज बन चुका है उसको, देखो जैसे पेशेंट को डॉक्टर के पास लाने का सबसे बड़ा ये कारण होता है कि दर्द पेशेंट को हुआ, तभी पेशेंट वो डॉक्टर के पास आता है। तो एक सिंपल सा एक
छोटा सा एक डायग्नोस्टिक होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी जिसको बोलते हैं, तो उसे वो ही सबसे अच्छा रिलायबल और वो है 95% तक उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता चल जाता है। और वो स्टोन किस कंडीशंस में है वो भी पता चलता है, मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं, सिंगल है, क्या उसका साइज है और उसने कितना इन्फेक्शन भी कर रखा है, ये भी हमसे पता चल जाता है। और सभी ये ऐसी चीज़ है जो सभी छोटे से छोटे कस्बे में भी आजकल अवेलेबल हो गई है। अगर किसी पेशेंट को अगर पथरी जो इसको हम स्टोन बोल रहे हैं वो निकलता है तो ज़रूर अपने आसपास के एक अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, फिजिशियन हो या सर्जन, वो अपने आप सर्जन के पास आपको रिकमेंडेड कर देगा। और जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी और अच्छे सर्जन अवेलेबल हों, स्पेशली इसके क्या है कि सर्जरी वो दूरबीन से होती है। सर, ये जो गॉल ब्लैडर है, अगर किसी को इस प्रकार की बीमारी हुई है तो इसकी पहचान क्या है? आम जनता कैसे जाने कि उन्हें गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई बीमारी हो गई है? अच्छा, जैसे कि इसमें सबसे पहले सिम्टम से दर्द होता है। हमारे ये राइट साइड है, छाती के नीचे यहाँ पे इस साइड में, जहाँ पे अगर दर्द हो रहा है उसको, और कई बार ये पीछे की ओर चला जाता है और कोई ऊपर हो जाए, उसके साथ में उल्टियाँ आने लगती हैं और बुखार वगैरह भी आ सकता है। तो ये अगर उसको लग रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर्स को या जाके नहीं दिखा के उसको अपना अल्ट्रासाउंड करवाए। और उसमें अगर गॉल ब्लैडर निकलता है, मतलब गॉल ब्लैडर मतलब पथरी निकलती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनसे वो सलाह ले और आगे का ट्रीटमेंट का जैसा भी रिकमेंडेड करें, कौन सी फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है, कैसा क्या होगा, तो उसके हिसाब से वो उस पर जैसे आगे का अपना जो भी निर्णय है वो ले सकता है उसके बाद। सर, आरजीएन अपोलो में अमूमन किस प्रकार के जो पेशेंट है वो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम आते हैं? किस प्रकार की बीमारी के पेशेंट आपके पास आते हैं? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, जैसे अभी गॉल ब्लैडर की बात चल रही है, पित्त की थैली की, तो वो ही सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा जो सर्जरी करता हूँ यहाँ पे, क्या मैंने बताया, अपना सेंट्रल इंडिया है और नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं सर्जन द्वारा, वो गॉल ब्लैडर की ही होती हैं, जो गॉल ब्लैडर की। उसके अलावा दूसरी सर्जरियाँ होती हैं, हर्निया और किडनी स्टोन्स और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर सबसे ज़्यादा सर्जरियाँ अपने यहाँ पे भी वही हो रही हैं। सबसे ज़्यादा सर्जरियाँ मैं गॉल ब्लैडर की कर रहा हूँ। सर, सर्जरी आपने बताई, तो सर्जरी किस प्रकार से की जाती है? क्या पद्धति है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है और क्या सुविधाएं हैं कि पेशेंट को कितने दिन में यहाँ से जो डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है सर्जरी के बाद में? सर्जरी कैसे होती है सर? सर्जरी इसमें जो वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छी मानी जाती है वो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब दूरबीन से गॉल ब्लैडर को निकालना। वैसे इसके अन्य विधि जैसे ओपन, पहले चीरा लगा के होती थी, आज भी कई जगह सुविधा उपलब्ध नहीं है या किसी को सर्जन को नहीं आती है सर्जरी, तो वो ओपन करते हैं, मतलब यहाँ पर ही उसको चीरा दे के और पथरी को, गॉल ब्लैडर को और पथरी को दोनों, इसमें पथरी का नहीं निकालते, गॉल ब्लैडर का पूरा ही, गॉल ब्लैडर पूरा भाग निकाला जाता है पथरी के साथ में, पूरा गॉल ब्लैडर पित्त की थैली को रिमूव किया जाता है। रोबोटिक भी कर सकते हैं या फिर दूरबीन से दूसरी वाली होती है, जैसे सिंगल होल या मल्टी होल जैसे होती है, की होल भी बोल देते हैं, और जो भी जैसे पेशेंट अलग अलग लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड ये है मिनिमल एक्सेस सर्जरी, और जिसको हम लोग लेप्रोस्कोपी, मतलब एक दूरबीन के थ्रू उसमें देखते हैं और दो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पकड़ के उसको निकाल देते हैं सर्जरी। आरजीएन अपोलो में लेप्रोस्कोपी की जो है वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर, कितने दिन में पेशेंट को घर भेज दिया जा रहा है डिस्चार्ज करके, और इसमें परहेज को लेकर क्या क्या हिदायतें दी गई हैं पेशेंट को? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलो कि परहेज मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें मतलब कितने दिन में पेशेंट घर जा सकता है। लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी होती है उसमें पेशेंट को बहुत ही कम ट्रॉमा होता है और ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है। कई कई पेशेंट में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, जितना सैंपल 5 ml का सैंपल लेके वो जांच कराता है उससे कम तो सर्जरी हो जाती है। मेरी मैक्सिमम पेशेंटों में अधिकतर ऐसा ही होता है जिसमें कम से कम ब्लड लॉस होता है। दूसरी बात रही आपकी कि कब सुबह ऑपरेशन करके शाम को भी पेशेंट घर जाता है। अगर दोपहर तक लेट तक ऑपरेशन हो रहे हैं तो नेक्स्ट डे भेजते हैं, फिर पेशेंट को नेक्स्ट डे अपने घर जाता है। उसके 2 दिन के बाद में अपने रूटीन वर्क में वो जा सकता है। परहेज में ऐसा था कि बोलते हैं कि ये पित्त की थैली निकल जाएगी तो हम खा पी नहीं पाएंगे, सब चीज़ें रहेंगी, और एवरी अधिकतर ये हर पेशेंट की और उनके अटेंडर की जिज्ञासा रहती है कि अगर पित्त निकल गया अब तो हमारी अपच होगी और खाना संभव नहीं हो पाएगा, हम कुछ खा नहीं पाएंगे, लाइफ बेकार। ये बिल्कुल मिथ है, एक क्या बोलते हैं कि अब ऐसी अवधारणा है जिसको बहुत गलत तरीके से फैलाया गया है। देखो, आपका पित्त की थैली निकल रही है, मतलब रिजर्वॉयर काम करने वाली, पित्त जो बनता है वो चीज़ नहीं निकल रही है, तो पित्त तो आपका हमेशा ही बनता रहेगा। वो लीवर का काम है, बनाता है। पहले वो इकट्ठा होता था, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहाँ से निकलता था खाना। अब क्या होगा, वो डायरेक्ट लीवर से आंत में चला जाएगा। नली तो उसकी कंटिन्यूटी रहती है उसकी, और वो बहुत ज़रूरी पार्ट है अपने खाना पचाने के लिए, स्पेशली फैटी डाइट वगैरह, वालचेट, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं तो बोलता हूँ, मैं अपने पेशेंट को सर्जरी के 6 घंटे के बाद में उनको मैं खाना खिला देता हूँ, नॉर्मल जो पहले खाता था वो।
सर पेशेंट के रिकवरी होने के चांस कितने दिन में हो जाते हैं? जैसे आज आपने सर्जरी करी, सर्जरी करने के बाद आपने पेशेंट को जो आपने बताया कि शाम तक या दूसरे दिन हम जो है डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं, लेकिन जब उसका एक सर्जरी हो चुकी है, लेप्रोस्कोपी हो चुकी है, तो रिकवरी कितने दिन में हो जाती है उसकी? हाँ, वो रिकवरी की मैं बात कर रहा था। रिकवरी आप मतलब 2 दिन 1 दिन के बाद में रिकवरी है, वो एक्टिविटी अपना चल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किसी को थोड़ा बहुत पेन भी रहता है तो पेन किल्स लेके नहीं अपना आराम से वो एक्टिविटी अपनी कर सकता है। अगर इसका फाइल वर्क नॉर्मल वर्क है, अगर मेहनत का काम नहीं है तो बेशक आपके 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद में वो 100% उसको ज्वाइन कर ले। और जिनका कुछ हैवी वर्क है तो 2 दिन और वेट कर सकता है, अदरवाइज वो 2 दिन के बाद भी वो काम कर सकता है। वो वैसे कई पेशेंट मेरे यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे बहुत दूर से भी आते हैं, झांसी हो गया, इधर यूपी जालौन, और कहीं से बहुत दूर दूर से आते हैं, ललितपुर से भी। वो यहाँ से मेरे सर्जरी करा के अपनी कार से ले गए हैं, कार से आए हुए हैं, सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे भी अपनी कार ड्राइव करके अपने घर तक पहुँचे हुए हैं। बाद में फ़ोन में के बोल देता हूँ भाई फ़ोन भी कर दो, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हो जाए उनको, तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे को वो भी बोला ऐसा नहीं लेके गए कि हम कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने दूरी की बात करी, तो ग्वालियर अंचल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने % यहाँ पर जो है लेप्रोस्कोपी होती है, और कितने % पब्लिक जो है ग्रसित है ग्वालियर और चंबल के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से या अन्य राज्यों से अलग होकर? यहाँ पे इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट इस लोकेशन का एग्जैक्ट तो मुझे एवरेज लिया जाए बहुत यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्वालियर में जो है कि करीबन 70-80 सर्जरी पर डे ग्वालियर में होती है, जिसमें से कि हम 4-5 सर्जरी हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। करीब ग्वालियर में 100 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें करीबन कुछ बहुत ही कम सेंटर हैं। अब ये तो थोड़ा वैसा मामला आ जाता है कि भाई कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ही हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अच्छे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी हो। पूरा NABH कैटेगरी इंटरनेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से जो सर्जरी होती है, जिसको पूरा फॉलो होता है, पूरा इंटरनेशनल क्राइटेरिया के पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से, सर्जरी के हिसाब से, सर्जन की जितनी जो होती हैं टेक्नोलॉजी सब कुछ है, वो तो हमारे इसी अपोलो हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हैं अभी। अपोलो की बात करें, आर्जन की बात करें, तो अपोलो में सर लेप्रोस्कोपी को लेकर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं आज की स्थिति में, आज की डेट में, जिससे पेशेंट को लाभ मिल सके? जो आज तक लेप्रोस्कोपी से जहाँ पर जितनी सर्जरियाँ हो रही हैं वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पूरी वर्ल्ड वाइड में। जैसे वो चाहे वो पित्त की थैली की हो, या वो लीवर की दूसरी सर्जरी हो, आंत की कोई भी सर्जरी हो, हर्निया कोई भी टाइप का हो, जैसे बेंटल हर्निया हो, हाइटस हर्निया हो, इंग्वालेंस हर्निया हो, ठीक है, सभी सर्जरियाँ लेप्रोस्कोपी कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर लेप्रोस्कोपी में फेलोशिप शुरू करने वाले हैं, जिससे नए अपने आने वाले सर्जन पढ़ के निकलने वाले और जो एक्सपीरियंस जो ओपन सर्जरी कर रहे हैं, तो वो भी अपने ही शहर में और अपने आसपास में ही ये सब चीज़ें टेक्निक सीख के नहीं, और सही तरीके से टेक्निक सीख के नहीं, एक सबसे बॉर्ड अच्छा है कि सही तरीक़ा से सीख के नहीं जो पेशेंट को लाभ दे सकें, तो वो भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ यहीं पे। पेशेंट के साथ अटेंडर्स के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं सर RGN में? अटेंडर्स के साथ यदि कोई बाहर से आता है, जैसे आपने जालौन की बात करी, ललितपुर की बात करी, झांसी की बात करी, उनके पास तो यहाँ रहने के लिए सुविधा नहीं होगी, तो वो सुविधाएं क्या हैं जिसको लेके पेशेंट एक माइंड सेट करके जो है ग्वालियर आए, अपोलो में RGN में भर्ती करे अपने पेशेंट को, और उसके बाद यहाँ से रिफर हो जाए? जैसे कि अभी तो वैसे भी हम लोग अटेंडर नहीं चाहते हैं, कोरोना फिर से आने वाला है और आता भी रहता है, और वैसे भी हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक अटेंडर के लिए हमेशा सुविधा रहती है हमारे पास में, चाहे वो इकोनॉमी वार्ड में हो, चाहे सिंगल में या स्वीट में हो, ठीक है। वैसे अगर पेशेंट कहीं दूर से आया है, 2 पेशेंट है, तो उसकी भी व्यवस्था हो जाती है, उस अटेंडर के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। पेशेंट के साथ में वहाँ पर वो जो अटेंडेंट बेड होता है उसको वो सुविधा मिल जाती है, और खाने पीने की यहाँ पर हमारे पास कैंटीन है, तो वहाँ पर उसको सुविधा मिल जाती है, बाथरूम वगैरह, नहाने वहाने की सब व्यवस्था उसकी होती भी है। कोरोना की बात करें सर, आपने कहा कि कोरोना आ रहा है, तो कोरोना को लेकर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, कोरोना तो जैसे हम लोग फर्स्ट फेज आई थी, सेकंड फेज आई थी, इसी का पता भी नहीं चला, ऐसी प्रकार का अभी नए वेरिएंट होते रहेंगे, बीच में से सुविधा आती है। जैसे सबको पहले यही है कि मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मास्क के अलावा डिस्टेंसिंग है, और हाथ अपने साफ करके ना ही जाना है। अनावश्यक रूप से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी बाज़ार में, मार्केट में, सब चीज़ों में। तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। फिर से ही है कि जैसे हम लोग अभी इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग, पूरे विश्व में सबसे अच्छे हम लोग निकले, आगे भी अब वैसे ही निकलेंगे। सब ने अच्छा वैक्सीनेटेड हो गए हैं, हमारे हिंदुस्तानियों की वैसे ही इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ऊपर से हम लोग वैक्सीनेटेड हो गए तो और बढ़िया है। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग पिछले इतनी फेज़ को निकलते आए, बढ़िया, सब ने इतना कोऑपरेट किया और अपने को जाना उस चीज़ को लेकर कि ये बीमारी आई हुई है, और इसे हम लड़ेंगे भी। और जो क्राइटेरिया जो पूरे डॉक्टर्स हैं या अपनी मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो भेज रही है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे बढ़िया यही होता है कि प्रिवेंशन बेटर देन द क्योर। हम होने नहीं देंगे, जब हम में नहीं होगा तो हमसे किसी दूसरे में फैलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने समाज को, अपने देश को बचाना है। तो इसीलिए इससे यही होगा कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरे को भी प्रेरित करें।
तो आपने देखा कि डॉक्टर गोकर्ण मांझी ने गाल ब्लैडर के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी जो है स्वदेश 24/7 के माध्यम से आम नागरिकों को दी और उन्होंने यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध उनके बारे में भी जो है चर्चा करी। ऐसे ही अन्य डॉक्टरों के साथ फिर से मुलाकात करते रहेंगे, तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।